अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाले एक हफ्ता हो गया है, मगर अभी तक वफाकी काबीना की तश्कील नहीं हो सकी है। एक तरफ तो काबीना की तश्कील पर इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी जलसों से शहबाज हुकूमत पर फौरी इलेक्शन के लिए मुसलसल दबाव डाल रहे हैं। वफाक में सियासी चैलेंजेस के अलावा आज पंजाब में भी एक नया कानूनी बहरान पैदा हो गया है। वफाकी हुकूमत ने आज गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया है, मगर गवर्नर ने ओहदे से बरतरफी को मुस्तरद कर दिया है, जिसकी वजह से अभी तक वाज़ेह नहीं हो रहा कि नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से ओहदे का हल्फ कौन लेगा। पंजाब की वज़ारत आला का इंतखाब पहले ही 15 दिन ताखीर से हुआ था और कल जब असेंबली का इजलास हुआ, वोटिंग के लिए असेंबली का इजलास हुआ, तो तशद्दुद और हंगामा आराई के शर्मनाक मनाजिर सामने आए और 6 घंटे बाद वोटिंग मुमकिन हुई। इसके बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जैसे पंजाब स्पीड थी अब पाकिस्तान स्पीड होगी, तो पाकिस्तान स्पीड नजर तो नहीं आ रही, क्योंकि सबसे जो पहला और इंपॉर्टेंट काम था वो काबीना की तश्कील था, जो अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है। हर दफा कहा जाता है 24 से 48 घंटे में शक्ल निकल आएगी, काबीना की खबर सामने आ जाएगी। क्या वजह है ताखीर की? देखिए, वो पंजाब स्पीड जो कि पाकिस्तान स्पीड के तौर पे नजर आनी चाहिए, वो बिल्कुल आपके सामने है। वो मेट्रो जो है वो जो 4 साल से बंद पड़ा था, वहाँ पे वो परसों सुबह 7 बजे पहुंचे हुए थे। कल जो है वो यहाँ पे जो फ्लाई ओवर है जो 2 साल में मुकम्मल होना था और उसे जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो कल वहाँ पहुंचे हुए थे। वहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि इसे फौरी तौर पे मुकम्मल किया जाए। आज सुबह वो 8 बजे जो है वो बादशाह डैम पहुंचे हुए थे। तो ये स्पीड जो है वो मैं तो समझता हूँ कि पंजाब स्पीड से कुछ ज्यादा है, कम नहीं है। बाकी जहाँ तक कैबिनेट फॉर्मेशन की बात है, तो देखें, जब इलेक्शन होता है तो उसके बाद अजलास होते आते जो है वो तकरीबन 15-20 दिन महीना लग जाता है और उस एक महीने में ये काम भी साथ साथ होते रहते हैं। तो अब आपके इल्म में है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो एक दिन हुआ और दूसरे दिन जो है तीसरे दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर का जो है वो इंतखाब हो गया और फिर ये एक मखलूत हुकूमत होगी। तो इसमें पिछले 4-5 दिनों में हमने बड़ी मेहनत से जो है वो जो कमेटी मुश्तरका कमेटी तमाम पार्टीज की, जिसमें मोअज़्ज़ज़ रहनुमा मौजूद हैं, तो उन्होंने बैठ के जो पोर्टफोलियोज हैं उनकी जो है वो तकसीम एक रैशनल के साथ, एक बड़े जो है वो तरीके के साथ जो है वो मुकम्मल कर ली है। और अब वो पार्टी जो उनके स्लॉट हैं जो उनके हिस्से में है, तो उन्होंने एक दिन मांगा था कि हम अपनी जमात में ये फैसला कर सकेंगे किस किस को हमने अच्छा, ये आप अहम खबर बता रहे हैं। आप कह रहे हैं पार्टीज के दरमियान क्या क्या पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये फाइनल हो चुका है, अब पार्टीज ने नाम आगे देने हैं उन मिनिस्ट्रीज के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा। और हमारी ये कोशिश है कि हम आज सारा दिन जो है वो इस बात में कोशा रहे हैं कि हमें नाम दे दिए जाए, लेकिन आपके इल्म में है कि 7-8 पार्टीज हैं, तो उसमें से अगर 7 के नाम भी आ जाए और एक का नाम ना आए तो फिर वो नामुकम्मल ही ठहरेगा ना, भले उनका एक ही क्यों ना जो है वो मेंबर कैबिनेट हो। सही। तो राणा साहब, सबसे बड़ी खबर तो फिर ये बताइए हमें कि वफाकी काबीना का हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन रही है या वो सिर्फ आईनी ओहदों का तकाजा कर रहे हैं आपसे? जी, पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बन रही है और उनके जो मेंबर्स हैं 56 कौमी असम्बली में, उसके मुताबिक उनकी जो स्लॉट है उसमें 11 पोर्टफोलियोज उनके बनते हैं। इसी तरह से 14 जो है वो PMLN के बनते हैं। इसी तरह से बाकी जमातों के किसी के 2, किसी के 3, किसी का 1, तो ये सारी चीजें जो है उसके मुताबिक जो है 14 पोर्टफोलियोज जो है, 14 वजारतें PMLN के पास होंगी, 11 पीपल्स पार्टी के पास होंगी। तो पीपल्स पार्टी को कौन कौन सी वजारतें दी हैं फिर? ये इसमें अब 37 डिवीजन है, डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें चले मैं बारी बारी पूछ लेता हूं। फाइनेंस मिनिस्ट्री नून लीग रख रही है? जी, फाइनेंस जो है वो PMLN के पास। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल होंगे फाइनेंस मिनिस्टर? नहीं, ये तो फैसला जो है वो जब जैसे ही बाकी पार्टीज के नाम आ जाएंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी
जमात के नाम जो है PMLN के नाम जो है वो फाइनल करेंगे। अच्छा, तो इस बारे में मैं कोई हतमी चलिए बात ठीक है, मैं पार्टी से पूछता हूँ, फॉरेन मिनिस्ट्री पीएमएलएन रख रही है, पीपल्स पार्टी या कोई और जमात? जी, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो पीपल्स पार्टी ने तकाजा किया था और उनका ख्याल ये था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इस बारे में वो सोच रहे हैं कि वो इस पे आके वो जो है वो मुल्क की खिदमत अच्छा, मतलब बिलावल साहब शहबाज शरीफ की काबीना का तो हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? जी, मैं इस बारे में कोई हतमी बात तो नहीं कर सकता क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपने नाम तो नहीं दिए, लेकिन ये जिक्र हुआ था और इस जिक्र के साथ हाँ, जो है वो PMLN ने फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो पीपल्स पार्टी को देने का प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो सही। इंडिया दिया। आगे इंटीरियर मिनिस्ट्री किस जमात को जा रही है? इंटीरियर मिनिस्ट्री क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो है ये इंटीरियर, कैबिनेट, नेशनल सिक्योरिटी, फाइनेंस, तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स डिवीजन ऐसे होते हैं कि ये बहरहाल प्राइम मिनिस्टर के साथ ही होते हैं, तो ये PMLN को ही होगा। ये पीएमएलएन के ही होंगे, यानी कि खुद रखेंगे शहबाज शरीफ, आप ये कहना चाह रहे हैं, या जो भी होगा पीएमएलएन से होगा? नहीं, PMLN से होगा। पीएमएलएन से होगा। और प्लानिंग प्लानिंग मिनिस्ट्री? ये प्लानिंग डिवीजन जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर डिपार्टमेंट है, डिवीजन है, वो भी PMLN के पास वो भी होगा। पीएमएलएन के पास होगा। हाँ। और वजारत इत्तलात? वजारत इत्तलात भी PMLN के पास होगी। डिफेंस मिनिस्ट्री? डिफेंस भी मेरा ख्याल है कि PMLN के है की साइड पे है। ओके। कुछ डिपार्टमेंट पीपल्स पार्टी की साइड पे हैं, जैसे फॉरेन ऑफिस है, कम्युनिकेशन है, अपना इस तरह से कम्युनिकेशन और फॉरेन आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के पास है? हाँ, नहीं और भी हैं, और भी नहीं, और भी होंगे, आई एम श्योर। डिफेंस नून लीग के पास है। कॉमर्स मिनिस्ट्री? कॉमर्स मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की साइड पे है। कॉमर्स पीपल्स पार्टी के पास होगी। बहरी अमूर? यानी कम्युनिकेशन और कॉमर्स में से दोनों जो है वो एक साइड पे और एक साइड पे होगा। अच्छा, कॉमर्स और कम्युनिकेशन में से एक पीपल्स पार्टी के पास होगी, एक नून लीग के पास होगी। और बहरी अमूर, मैरीटाइम मिनिस्ट्री? मैरीटाइम मेरा ख्याल है कि वो मैरीटाइम और ओवरसीज पाकिस्तानी में से एक जो है वो होगी पीपल्स पार्टी के पास और एक जो है वो होगी एमक्यूएम के पास, एमक्यूएम पाकिस्तान। एमक्यूएम पाकिस्तान। तो बहरी अमूर में से और ओवरसीज में से एक पीपल्स पार्टी और एक जाएगी। ठीक है, तो बाकी जमातों को क्या मिल रहा है, जो कोalition पार्टनर्स हैं? बाकी JUIF है? देखिए इसमें 36 डिपार्टमेंट है और सभी डिपार्टमेंट जो है वो अपने अपने हिसाब से बड़े अहम हैं और बहुत बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं। हाँ। तो वो इसी तरह से जो है वो ज्यादातर बड़ी मिनिस्ट्रीज तो ऐसा लग रहा है कि नून लीग अपने पास ही रख रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तकरीबन जो है वो बराबरी तकसीम है। एनर्जी मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी? एनर्जी PMLN के पास। एनर्जी भी PMLN के पास जाएगी। और ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स पीपल्स पार्टी के पास है। ह्यूमन राइट्स पीपल्स पार्टी के पास है। सेनेट चेयरमैन के हवाले से क्या फैसला हुआ है राणा साहब? इसके बारे में सेनेट चेयरमैन जो है वो क्योंकि पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब आपके इल्म में है कि वो इलेक्शन जीत गए थे और उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो एक ज्यादती हुई, वो अदालत में है, तो इसलिए यही मौक़िफ़ है कि वो अदालत से अपना केस जीते और उसके बाद वो बतौर चेयरमैन सेनेट जो है वो अपनी जिम्मेदारियां निभाए। अच्छा, तो फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के, उनको सेनेट चेयरमैन बनाएंगे, लेकिन सुना था कि इसके उम्मीदवार जो है वो इसहाक डार साहब भी हैं, वो भी बनना चाह रहे थे सेनेट चेयरमैन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है। और गवर्नर पंजाब अहमद महमूद साहब का नाम फाइनल हो गया? जी नहीं, गवर्नर पंजाब जो है वो PMLN जो है वो मुकर्रर करेगी। वो किसे मुकर्रर करती है जी, इसके बारे में अभी प्राइम मिनिस्टर ने कोई फैसला नहीं किया। अच्छा, अहमद महमूद साहब नहीं है, यानी कि PMLN किसी और शख्स को नामजद करेगी इस पर? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, ये प्रोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, वो किसी को भी कर सकते हैं। राइट। और सिंध गवर्नर क्या MQM को देने जा रहे हैं? नहीं, वो MQM और पीपल्स पार्टी की बाहमी मुशावरत से या इत्तफाक राय आप कह लें, क्योंकि ये पहले से ये चीज़ें डिसाइडेड हैं।
इन दोनों पार्टीज के दरमियान पहले से ही डिसाइडेड है कि गवर्नर सिंध कौन बनेगा? फैसला तो वफाकी हुकूमत ने करना है, शहबाज शरीफ साहब का फैसला नहीं होगा ये? नहीं, लेकिन उनके दरमियान डिसाइडेड ये है कि उनके कंसेंसस से, यानी ऐसा नाम जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी और एमकेएम जो है वो दोनों मुत्तफिक हों, वो नाम जो है वो रिकमेंड करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को, और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके मुताबिक उसको मुकर्रर करेगी। और राणा साहब, सदर मुमलिकत कौन होंगे डॉक्टर आरिफ अलवी के बाद? ये क्या फैसला हुआ है? देखिए जी, ये तो जब ऑफिस खाली होगा तो उस वक्त की बात है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तमाम मुशावरत हो जाए और ये वाला मामला छोड़ा जाए? आई एम श्योर उस पर भी डिस्कशन हुई होगी। नहीं, देखिए, आपको आप कहने में होगा कि सदर मुमलिकत की इम्पीचमेंट के बाद ही ये मामला आएगा ना सामने, जब आएगा तो उसके ऊपर फैसला हो जाएगा। तो अभी इस बात पे गौर नहीं किया है कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब होंगे या मौलाना फजल रहमान साहब होंगे? नहीं, आप देखिए कि इम्पीचमेंट के वोट क्या आपके पास हैं। आप इल्म में होगा कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। जी जी, तो उसके बाद ये फैसला करेंगे फिर, अगर होता है ऐसा? जी बिल्कुल, क्योंकि एक ऑप्शन ये भी है ना कि वो खुद भी रिजाइन कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। जी बिल्कुल, अगर रिजाइन कर देंगे तो फौरी तौर पे जो मुतहदा अपोजिशन की टॉप लीडरशिप है वो बैठेगी और इस मसले को हल कर लेगी। पहले भी ऐसे ही हुआ है, तमाम मामला जो है वो इसी विद इन 1 वीक जो है ये सारे हल हुए हैं। इससे पहले एक ही बात तय थी और वो सिर्फ ये थी कि इस दाहिल हुकूमत के खिलाफ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मुझे राणा साहब ये बताइएगा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से आपका नाम आ रहा था, तो आप ही का नाम पार्टी फॉरवर्ड कर रही है फिर? देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है, वो जिसमें मुनासिब समझेंगे उसको जिम्मेदारी देंगे। अच्छा, तो नाम आप अभी नहीं बताना चाह रहे, लेकिन शाहिद खकन अब्बासी साहब क्यों नहीं बन रहे काबीना का हिस्सा? क्या वजह है? पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके हैं, वजीर आजम रह चुके हैं, उनके एक्सपीरियंस से तो फायदा उठाया जा सकता है काबीना में। मेरा ख्याल तो है कि पेट्रोलियम में उनके एक्सपीरियंस से जो है वो फायदा उठाने का इरादा रखते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो जरूर उठाएंगे। वो जरूर उठाएंगे, तो काबीना में शामिल हो रहे हैं अब्बासी साहब? तो क्यों नहीं शामिल होंगे? जब प्राइम मिनिस्टर करेंगे तो जरूर शामिल होंगे। उन्होंने खुद कहा था ना, बल्कि इनफैक्ट शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम पे कहा था कि अब मैं चाहता हूं कि नई जनरेशन आगे आए, किसी और को मौका देना चाहिए, मैं हिस्सा नहीं बनूंगा काबीना का। वो उनका अपना ख्याल होगा, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर उनको कहेंगे कि वो उनकी जरूरत है तो वो जरूर हिस्सा बनेंगे। वो जरूर बनेंगे। अच्छा चले, काफ़ी सारी आपने डिटेल्स हमें बता दी कि 11 वजारतें जो है पीपल्स पार्टी को दी जा रही है, 14 PMLN को दी जा रही है, तो बाकी जो आपके इत्तेहादी हैं बाप पार्टी, MQM पाकिस्तान और दीगर पार्टीज को उनकी सीट्स के हिसाब से ही वजारतें दी जाएंगी फिर? जी जी। अच्छा, ये अभी आपने शुरू में कहा कि देखिए इतना तेज काम कर रहे हैं, पंजाब स्पीड आपको नजर आ रही है, फ्लाईओवर के इफ्तिताह पे पहुंच गए, मेट्रो बस के इफ्तिताह पे पहुंच गए। जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर रहे 10 साल, तो हम उनको देखते थे जगह जगह प्रोजेक्ट जो थे वहां पे उनकी ओपनिंग पे जाते थे, इनॉग्रेशन पे जाते थे। बट जब आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो यहाँ तो एक तो आइन के हिसाब से भी वर्किंग स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। गवर्नमेंट मीन्स कैबिनेट, आप यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम नहीं कर सकते, आपको काबीना की मुशावरत के साथ काम करना पड़ेगा। काबीना की मुशावरत से फैसले होते हैं, उनके अप्रूवल से फैसले होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का टास्क और चीफ मिनिस्टर का थोड़ा डिफरेंट नहीं है? यहाँ पे भी अगर वो सूबों की प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग कर रहे होंगे तो फिर वजीर आजम के जो काम है पॉलिसी मेकिंग के काम डेलीगेट करने के, वो कैसे होंगे फिर? ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये दोनों काम जो है वो साइमल्टेनियसली जो है बड़ी सुबह रफ्तारी से और बड़ी जो है वो कानून और आइन के मुताबिक होंगे, और वो प्रोजेक्ट को भी जो चीज़ 2 साल में मुकम्मल होने वाली है उसको इंशाल्लाह ताला 1 साल में मुकम्मल करेंगे। और जो चीज़ें जो है वो जिस तरह से उन्होंने आज बादशाह डैम का टाइम टेबल जो है वो चेंज किया है, तो वो दोनों काम करेंगे। डेवलपमेंट का उन्हें एक आप कह लें कि उनका पैशन है, और जहाँ तक कि कैबिनेट है, कैबिनेट जैसे ही फॉर्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला 1-2 रोज में, तो उसके बाद कैबिनेट अपना काम करेगी। पंजाब के इशू पे भी बताइएगा, आप लोगों ने गवर्नर पंजाब को हटाया, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक तो फवाद चौधरी साहब को ट्वीट आया कि प्रेसिडेंट साहब के पास कोई समरी नहीं गई है, उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है, तो उसका मतलब गवर्नर अपनी पोजीशन पर बरकरार है। 15 दिन तक वैसे भी प्रेसिडेंट वो समरी रख सकता है कि उनको हटाना है, नहीं डी नोटिफाई करना है, नहीं करना है। तो ओथ कौन लेगा हमजा शहबाज शरीफ का? अब देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। या प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस कर दिया है, गवर्नर को हटा दिया है, तो ही सीज टू बी द गवर्नर पंजाब। अब इसमें अगर एक प्रेसिडेंट जो है वो मुल्क के सबसे आला आईनी मनसब पे बैठ के जो है वो कैबिनेट की उसके वक्त वो उसे बुखार हो जाए और गवर्नर के ऊपर एडवाइस जो है उसके ऊपर वो बैठ जाए, तो ये
बदकिस्मती है और ऐसी हरकतें जो है वो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के मजाज और उसके कल्चर और उसके मतलब जो है वो पूरी कौम को आगाह करेंगी कि ये किस किस्म के लोग हैं। क्या 15 दिन से पहले हल्फ ले सकेंगे नौ मुंतखब? नहीं, देखें, वो गवर्नर अगर अवेलेबल ना हो, जिस तरह से जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का वो था तो प्रेसिडेंट साहब अनअवेलेबल हो गए थे, तो सेनेट चेयरमैन ने के जो में लगा तो उन्होंने जो है वो दिया था। तो इसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो किसी भी और जो है वो ऑफिस को किसी को वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें डिप्टी स्पीकर को कहा जा सकता है, स्पीकर को कहा जा सकता है। सही। एक आखिरी सवाल राणा साहब, एक आखिरी सवाल, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कब होगा? देखिए, वो जो जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने किया था जी, पार्लिमानी कमेटी, हाँ, वो पार्लिमानी कमेटी से मुराद ये है कि उसमें तमाम जमातों के मेंबर्स होंगे और वो इजलास जो है वो इससे पहले 2 इजलास हो चुके हैं जहाँ पे अफगानिस्तान से मतलब जो है वो ब्रीफिंग दी गई। तो उसमें जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा और उसमें तमाम जमातों के जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर्स, सेनेट के, कौमी असम्बली के, और इट वे पॉसिबल कि अगर ये तजवीज़ भी एक जो है कि पार्लियामेंट का इजलास जो है वो बुलाया जाए जिसमें तमाम कौमी असम्बली के मेंबर्स और सेनेट के मेंबर्स हों और पार्लियामेंट के इजलास इन कैमरा जॉइंट सेशन भी बुलाया जा सकता है, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी, ठीक है। और आप डेट नहीं दे सकते लेकिन आप कह रहे हैं जल्द होगा? जल्द होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राणा सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि पोर्टफोलियोज का जो डिवीजन है बिटवीन पार्टी का है, अब पॉलिटिकल पार्टीज ने नाम देने हैं कि किस वजारत के लिए वो किस शख्स को सूटेबल समझते हैं। 14 वजारतें उन्होंने कहा, 14 पोर्टफोलियोज पीएमएलएन के पास होंगे, 11 जो है उनमें से पीपल्स पार्टी के पास होंगे। ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। 3 रोज पहले डीजीआई एसपीआर की जानिब से इमरान खान के बैरूनी साजिश के बयानिए को मुस्तरद करने के बावजूद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कल जलसे में अमरीकी साजिश का बयानिया दोबारा दोहराया। इमरान खान ने अदलिया से भी अपनी नाराजगी का इजहार किया और नई हुकूमत से लेटरगेट स्कैंडल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील और कबल अज़ वक्त इलेक्शन का मुतालबा करते हुए इस खदशे का इजहार किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग केस में मैच से बाहर करने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत गिरने के बाद इमरान खान अवाम को सड़कों पर ला रहे हैं और इमरान खान की कॉल पर बड़ी तादाद में अवाम मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकल रही है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि अब लोग इमरान खान के वादों या कारकर्दगी को नहीं बल्कि इनके साजिशी बयानिए को अहमियत दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक कब तक जारी रहेगी और क्या ये तहरीक हुकूमत पर इतना दबाव डाल सकेगी कि हुकूमत कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने पर मजबूर हो जाए, या तहरीक वक्त गुजरने के साथ साथ खुद दम तोड़ जाएगी। इमरान खान ने कल कराची में बड़ा जलसा किया और जलसे से खिताब में इमरान खान ने शुरा से पूछा कि आप बताएं, हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई या ये सिर्फ मुदाखलत थी? पहले सुन लें कि ये साजिश थी या मुदाखलत थी। पहले मुझे बताएं कि मुदाखलत थी। और अब वो बताएं कि ये साजिश थी। एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस मुल्क से साजिश हुई है। इमरान खान ने अदलिया से भी नाराजगी का इजहार करते हुए सवाल किया कि बताएं, मेरा क्या जुर्म था जो आपने रात को अदालतें खोल दी? मुझे तकलीफ हुई कि इस खौफ से कि मैं कोई जुर्म करूंगा या आइन तोड़ूंगा, इसलिए रात को अदालतें खोली गई। ये बात हमेशा मेरे दिल में रहेगी। रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी? अपनी अदलिया से 2 और सवाल पूछता हूं कि क्या जब डिप्टी स्पीकर ने अपनी ओथ को सामने रखते हुए कहा था कि मुरासला यानी जो साइफर या सुप्रीम कोर्ट को कम से कम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था? रिस्पेक्टेड जजेस, जब एक खुली मंडी लगी हुई थी और बिक रहे थे पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के आइन से गद्दारी, तो मैं अपनी अदलिया से बड़े इज्जत से पूछता हूं कि क्या आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था? आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? इमरान खान ने कराची जलसे में फिर फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया है और कहा है कि लेटरगेट स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाए जाए क्योंकि उनकी हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी साजिश हुई है। पहले तहकीकात कर लें,
और हमने कहा है कि जो मुरासला है ये जुडिशल कमीशन बैठे चीफ जस्टिस के नीचे और उसके बाद फैसला करें कि ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि हमें पता साजिश हुई है। आपको जब ये पता चल जाए कि ये इस जो मुरासले में वाकई रजीम चेंज का और नो कॉन्फिडेंस का लिखा हुआ है, कैसे आप एक बैरूनी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। तो मैं आप सबको कहता हूं ये टाइम है सारे पाकिस्तानी मिलकर निकलें और कहें, एक डिमांड कहें कि हमें इलेक्शन चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए। इमरान खान कह रहे थे कि मरासले में रजीम चेंज की धमकी दी गई है, इसलिए इस मामले की तहकीकात जरूरी है। अहम बात यह है कि हम अपने पिछले प्रोग्रामों और तज्जियों में ये बात वाजे करते रहे कि इमरान खान जिस मरासले का बार बार जिक्र करते हैं वो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है और उसमें जो जबान इस्तेमाल की गई है वो किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए और इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने डीमार्च देने का फैसला किया था। और हमारे जराए ये बताते रहे हैं कि मरासला कोई रूटीन का मामला नहीं था, बल्कि ये कम्युनिकेशन डिप्लोमेट्स के लिए भी अलार्मिंग थी। लेकिन हम ये वाजे करते रहे हैं कि मरासले में बैरूनी साजिश का कोई जिक्र नहीं है और ना ही बैरूनी मदाखलत और तहरीक अदम एतमाद में किसी किस्म की नेक्सस का कोई सबूत मौजूद है। जबकि तर्जुमान पाक फौज भी अब ये वाजे कर चुके हैं कि इस पूरे मामले में बैरूनी साजिश का कोई सबूत नहीं है। आज रोजनामा डॉन में सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल की खबर शाया हुई है, जिसमें और सरकारी जराए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात में जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की वो और जो कम्युनिकेशन की गई वो रूटीन की नहीं बल्कि इंतहाई अलार्मिंग बात थी। लेकिन इस मुलाकात में साजिश या रजीम चेंज की कोई बात नहीं थी और मुलाकात में शामिल किसी भी शख्स को ऐसा नहीं लगा कि अमरीका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। लेकिन यह जरूर कहा गया था कि तहरीक अदम एतमाद का नतीजा दो तरफा ताल्लुकात को मुतासिर कर सकता है और इस बात की तशरीह दोनों तरह से की जा सकती है। खबर में बताया गया है कि अमरीका पाकिस्तान की सूरत हाल को गौर से देख रहा था और यह भी वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि अदम एतमाद तहरीक के नताइज का असर दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात पर पड़ सकता है। खबर के मुताबिक ये सारा मामला 7 मार्च को पाकिस्तानी सफीर के अलविदा खाने की तकरीब से शुरू हुआ, जिसमें जराए के मुताबिक अमरीकी वफ्द ने इस बात पर मायूसी का इजहार किया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान एन उस वक्त मॉस्को पहुंचे जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी वफ्द को बताया कि अमरीका समझता है कि इमरान खान ने मॉस्को का दौरा अपनी जाती ख्वाहिश पर किया, वो भी उस वक्त जब पाकिस्तानी हुकाम इमरान खान को ये दौरा मुलतवी करने का मशवरा दे रहे थे। लेकिन खबर में जराए का हवाला देते हुए ये बताया गया है कि मुलाकात में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान ने अमरीकी वफ्द को समझाया कि इमरान खान का दौरा रूस पर जाने का फैसला इज्तिमाई तौर पर लिया गया था। अब ये बात कई हवालों से सामने आ गई है कि हुकूमत गिराने के लिए अमरीकी साजिश का कोई तासुर नहीं है। फौजी तर्जमान भी इसकी तरदीद कर चुके हैं, मगर इसके बावजूद इमरान खान साजिशी बयानिए पर तहरीक चला रहे। अब देखना होगा कि ये तहरीक कब तक जारी रहती है और क्या ये तहरीक फिजल आउट होगी या फिर हुकूमत पर इतना दबाव पड़ सकता है कि हुकूमत इलेक्शंस कॉल कर दे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार काशिफ अब्बासी साहब और मोहम्मद मालिक साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। काशिफ अब्बासी साहब, कल भी हमने देखा कराची में लोग निकले, बड़ी तादाद में निकले, इससे पहले पेशावर में निकले, लेकिन सवाल यही है कि क्या तहरीक इंसाफ कब तक ये सस्टेन कर सकती है स्ट्रीट पावर और जलसों को, और क्या इतना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि हुकूमत मजबूर हो जाए इलेक्शन करवाने पर, क्योंकि यही उनका आखिरी हदफ है ना। हुकूमत भी और इदारे भी देखें, मसला ये कि ये तो तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी ये है कि इन जलसों के ज़रिए प्रेशर बिल्ड किया जाए। प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, जलसों के साइज़ को देखकर तो लगता है कि हर कोई नोटिस तो ले रहा है कि बड़े जलसे, बड़ी आउटपुट है इस तहरीक इंसाफ की, क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि शायद तहरीक इंसाफ बैठ गई है, तो अगर निकल भी गए इमरान खान साहब तो कोई सड़कों पर नहीं आएगा। बट उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक चीज़ हुई है। फिर मेरा सवाल यही है, बहुत प्रेशर बिल्ड करेंगे, क्योंकि देखें एक पाकिस्तान में सिर्फ सियासी हुकूमतें सब फैसले नहीं करती, इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है, हमेशा होता है। 2018 में आपने देखा जो ही इलेक्शंस हुए, सिलेक्टेड की बहस क्यों शुरू हो गई, क्योंकि सबको पता है कि क्या हो रहा था। जब भी होती है पाकिस्तान में इलेक्शंस, ये हमेशा बहस पाकिस्तान में होती है कि वो किसके साथ है या वो किसके साथ नहीं। सो ये सारों ने मिलकर फैसला करना है और पब्लिक ओपिनियन बड़ा मैटर करता है इदारों के लिए कि पब्लिक ओपिनियन किस तरफ जा रहा है। अगर इफ़ यू कैन मैनेज टू क्रिएट इनफ पब्लिक ओपिनियन, इतना प्रेशर पड़ जाए तो फिर तो सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। लेकिन किस तरह, क्योंकि सिर्फ अगर जलसा होता जाएगा, ऐसा ऐसा अभी नया है, जलसे बड़े हो रहे हैं, ऐसा ऐसा जलसे शायद छोटे होते जाएंगे। बड़े शहरों में हर 2 हफ्ते बाद तो जलसा करेंगे भी नहीं। सो किस तरीके से इलेक्शन कराएंगे, सवाल तो है, लेकिन मेरा ख्याल है उनका तहरीक इंसाफ की कोशिश ये है कि इतना प्रेशर डाला जाए
कि सब लोगों के पास इलेक्शंस के अलावा ऑप्शन न रह जाए। उस दिन डीजी आईएसपीआर ने कहा एक माजी रहा है फौज का, लेकिन अब हम सियासी मामलात में बिल्कुल मदाखलत नहीं कर रहे। तो आपके ख्याल में ये जो पब्लिक प्रेशर है ये हुकूमत के लिए क्रिएट किया जा रहा है या पब्लिक प्रेशर देख के इदारों ने फैसला करने के इलेक्शन कब होंगे? देखिए ये अब वो कहते हैं कि हम सियासत नहीं कर रहे हैं, उस दिन भी जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी तकरीबन सारे सवाल सियासी थे। 80% सियासी सवालों का जवाब दिया उन्होंने। हर सवाल के पीछे सियासत ही थी ना, जिसका जो कहते थे कि ये हो गया तो क्या होगा, डॉलर का जवाब जिक्र करें। आप कहें जी हम उनके पास गए, इल्जाम इतने लग रहे थे कि क्लियर करना था ना उन्होंने। देखें ISPR ने इल्जाम के लिए एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है ना, हाँ। कहा जाता है कि जी अगर कोई कहे कि आपने ये किया, वो आके कहते हैं हमने ये नहीं किया, आपने हमें ये कहा। लेकिन हर किस्म का सवाल, जब उन्होंने आते सार का एनी क्वेश्चन ट्वाइस, 2 दफ़ा उन्होंने कहा एनी क्वेश्चन, फिर तो सियासी सवाल होने थे, उन्हें हर सवाल का जवाब दिया। सियासत में है या नहीं है इसका फैसला तो देखें तारीख करेगी ना। किस किस से क्या क्या मुलाकातें होती रही हैं। क्या आप नहीं जानते कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने से पहले तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकातें होती रही? कहाँ जाते थे ये सारे लोग मुलाकात करने? कहीं तो जाते थे जहाँ मुलाकातें होती थी। ऑपोजिशन की मुलाकातें किसके साथ होती थी? कहीं तो जाते थे जहाँ मुलाकातें होती थी। ये कहना कि सियासत में नहीं है वो शायद एक मेरा ख्याल है एक मिसनोमा होगा इस करंट सिचुएशन का। माय व्यू दैट। मालिक साहब, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ ये जो जलसे कर रही है, एक तो क्या ये सस्टेन कर सकते हैं और कब तक सस्टेन करेंगे, और क्या इतना कर सकते हैं जिससे मामलात इलेक्शंस की तरफ जाए? क्योंकि अब ऐसा लगता है कि नून लीग तो वाजे कर चुकी है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, और जो स्ट्रीट पावर दिखा रहे हैं उसमें शायद ही कोई पार्टी इस बात पे इत्तेफाक करे कि इस वक्त इलेक्शन होने चाहिए। देखिए गवर्नमेंट के लिए तो नहीं है ये स्ट्रीट पावर का कोई फ़र्क पड़ता है, ये फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल इदारों के ऊपर। और आपने कल इमरान खान साहब की एक बड़ी इंटेलिजेंट आपने एक चीज़ देखी, उन्होंने कल अदलिया पे तनकीद की, बड़ी केयरफुल, बड़े पॉइंटेड। फ़ौज के बारे में कोई बात नहीं की, अगरचे एक दिन पहले शीरी मज़ारी साहबा का ट्वीट आया जो सोशल मीडिया पे डिस्कस हुआ, कुछ प्रोग्राम्स में डिस्कस हुआ, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल गलत बात है, हमने नहीं बुलाया था, फ़ौज वाले ख़ुद आए थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की। ये बड़ा एक सेंट्रल एतराज़ था जो उन्होंने DG ISPR ने क्लियर किया था कि जी हमने किसी को कुछ नहीं कहा, हमें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बुलाया, फिर आर्मी चीफ गए, DG ISI गए, और उस डिस्कशन में 3 ऑप्शंस डिस्कस हुए। वहाँ से एक ऑप्शन का वज़ीर आज़म ने कहा कि ठीक है इस पर आप बात करें, और वो जाकर उन्होंने बात की भी, मगर अपोजिशन नहीं मानी, उसको बिल्कुल उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया। फिर खान साहब ने कल अपनी स्पीच में एक थोड़ी सी अमेंडमेंट की। पहले वो कहते थे कि मुझसे उन्होंने अड्डे मांगे, एब्सोल्युटली नॉट, मैंने नहीं कहा। DG ISPR ने कहा कि जी वो इंटरव्यू में पूछा था और एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था और हमारा जवाब भी यही होना था, मगर अड्डे नहीं मांगेंगे। कल खान साहब ने क्लियर किया कि मेरे से इंटरव्यू में पूछा और वो भी थोड़ा सा अपने स्टांस से हटे। लेकिन मैं जो इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा था कि कल खान साहब ने आर्मी पे कोई बात नहीं की और सारा फोकस उनका अदलिया पे था। तो यू कैन टेल कि ये जितना प्रेशर है खान साहब को नज़र आ रहा है कि अगर मेरे इस तमाम प्रेशर ने ट्रांसलेट होना किसी चीज़ में, तो वो ट्रांसलेट सिर्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स टॉक ब्लंटली, वो अगर फ़ौज इन्वॉल्व होगी तो शायद एक मिडल ऑफ द वे कहीं सुलह सलाई हम दोनों की गवर्नमेंट के साथ हो जाए कि चलें जी अब आप आ गए हैं, अब आप गवर्नमेंट बन गई है, चले गए हैं, अब 6-7 माह के अंदर इलेक्शन करवा लें। और क्योंकि अब गवर्नमेंट भी फंस गई है और ख़ुद एक न्यूट्रलिटी वाले लोग भी फंस गए हैं। जब इलेक्शन कमीशन से बयान दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि जी 6-7 माह से पहले तो हम करा नहीं सकते। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट हो तो इलेक्शन कमीशन के 7 माह से पहले नहीं हो सकते, और दूसरी गवर्नमेंट आ जाए तो कि ठीक है जी हम 3 माह में करा देंगे। अब 6-7 माह तो बन गया है, वो तो टाइम लिमिट मिनिमम है। अब खान साहब का आई थिंक सारा प्रेशर इस बात पे है कि इंस्टीट्यूशंस को मैं इतना प्रेशर में डाल दूं, जुडिशरी को भी और आर्मी को भी, कि ये एक रोल प्ले करें मीडिएटरी का और ये एक ब्रोकरिंग करवाएं और अल्टीमेटली हम 6 माह के अंदर इलेक्शन तरफ चले जाएं। लेकिन आई एग्री विद काशिफ, देखिए मैं तो अपने प्रोग्राम्स में बार बार ये पॉइंट करता था कि 6-8 हफ्ते की गेम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो इसमें खास साहब इतना प्रेशर बना गए, अब हम सुन रहे हैं कि 21 तारीख को शायद उन्होंने कॉल दी है लाहौर की मीनारे पाकिस्तान वाली। अब देखें अभी तक उन्होंने इस्लामाबाद में जलसा किया, फिर पेशावर में किया, पेशावर उनकी स्ट्रॉन्ग बेस है, KP में उनकी गवर्नमेंट है, कराची में कर दिया, बहुत बड़ा जलसा था। अब अगर लाहौर में भी जलसा उतना ही बड़ा होगा, और मुझे कोई शक नहीं है कि नहीं होगा, आई एज्यूम कि मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा जलसा होगा, तो उन्होंने एक नेशन वाइड अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का एक तो शो कर देंगे ना कि देखिए तमाम 4 मेट्रोपॉलिटन्स हैं और उसमें मैंने टिका कि हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। व्हाट्स नेक्स्ट, ये सवाल है ना। 4 आप मेन सेंटर्स में कर लें, इसके बाद मजीद अगर आपने जलसे करने भी हैं तो आप रिलेटिवली छोटे शहरों में करेंगे, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता, ना आवाम उतनी आती है, ना मीडिया इम्पैक्ट उतना होता है इसका।
उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। जो हम सुन रहे हैं कि ईद के फौरन बाद शायद वो इस्लामाबाद की कॉल दें, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी अ डिसाइडिंग फैक्टर कि अगर ये इस्लामाबाद आ जाते हैं तो फिर क्या कोई धरनानुमा चीज होगी। सही, मैं जरा काशिफ साहब से भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब धरने की कॉल देते हैं तो उल्टी गिनती पार्टीज के लिए शुरू हो जाती है, फिर उनका शुरू हो जाता है और अक्सर वो देखा गया है कि वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। लेकिन अगर 6 महीने 7 महीने बाद इलेक्शन है, जैसे इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि 4 महीने तो हमें डिलिमिटेशन में लग जाएंगे, तो फिर तो ये स्टीम इस वक्त है पीटीआई की, वो तो लूज हो जाएगी। देखिए, इलेक्शन कमीशन से मेरी खुद बात हुई, बड़े सीनियर अफसरान से बात हुई, इलेक्शन वो 3 महीने में करा सकते हैं, हल्का बंदियां करनी है। वो कहते हैं क्वालिटेटिव इलेक्शन, अगर आपको बेहतर इलेक्शन चाहिए तो 7 महीने चाहिए, वरना पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी अगर इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा ये करे, क्योंकि आपको तो पहले महीने से तैयार रहना चाहिए, हुकूमत कभी भी गिर सकती है। यही बयान था सुप्रीम कोर्ट में भी, उन्होंने यही कहा था कि जी हम इलेक्शन करवा देंगे लेकिन एब्सोल्यूट फ्री एंड फेयर और क्वालिटी इलेक्शन के लिए 6-7 सर फ्री एंड फेयर नहीं, सर फ्री एंड फेयर की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा हल्का बंदियां करनी है, खासकर कबायली इलाकों के मर्जर के बाद जो हल्का बंदियां होनी है उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। उन्होंने पिछले साल खत लिखा था हुकूमत को, बट दैट बीइंग असाइड वो कहते हैं कि 3 महीने में इलेक्शन करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने ये बात किया। सो ये नहीं कि इलेक्शन नहीं हो सकता। और ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब पहले साल से धरने शुरू होते हैं, पिछली 3 हुकूमतें उठा के देख लें, या लॉन्ग मार्च होता है या धरना होता है, कोई हुकूमत आप गई, कल गई, परसों गई, ऐसे में इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि हम 7 महीने 8 महीने चाहिए, 2 साल चाहिए। मैंने पहले भी कहा था ये तो ऐसे ही है कि आपके ऊपर हमला हो जाए, फौज कहती रुक जाए, 6 महीने में तैयारी का टाइम चाहिए। ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इलेक्शन कमीशन तैयार हो सकता है, करा सकते हैं इलेक्शन 3 महीने में, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो अगेन हल्का बंदियां कैसी होनी चाहिए, बेहतर होंगी, खराब होंगी, वो उसके ऊपर है कि महीना फालतू ने कहा एक आधा महीना और भी मिल जाए तो हम अपना काम ठीक से कर लेंगे। एक तो जी पाकिस्तान कोर्ट के अंदर उन्होंने सारा मलबा गवर्नमेंट पे डाला था खान साहब की। उन्होंने कहा जी हमने कुछ 16 के 21 लेटर लिखे, हमें उसके बाद हमें जवाब नहीं मिलता था। फिर जनवरी के अंदर हमें कहा, फिर मई के अंदर इन्होंने फाइनली हमें और कहा, जब हमने काम शुरू किया तो इन्होंने कहा कि अब हमने डिजिटल उसका सारा करना है, तो फिर काम रुक गया। उन्होंने सारा मलबा डिलेस का बड़ा टेक्निकली डाल दिया था पुरानी गवर्नमेंट पे, अपने पे नहीं लिया था। सही। एक तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया साजिश का जिक्र नहीं, लेकिन इमरान खान साहब मुसलसल ये भी बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि दूसरे गद्दार हैं, मीर जाफर, मीर सादिक का जिक्र करते हैं। पोलराइजेशन हमारी सियासत में है, लेकिन करप्शन के मामले पे थी, रिगिंग के मामले पे थी, दीगर इशूज़ पे थी, पॉलिटिकल इशूज़ पे थी। लेकिन अब ये जो बयानिया है कि गद्दार है, इस ये नैरेटिव मकबूल तो हो रहा होगा, बट ये खतरनाक भी है, खासतौर पर जिस किस्म का माहौल इस वक्त बन रहा है, और इन माहौल में इलेक्शन होंगे, बहुत नुकसान हो सकता है। देखिए, हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है। जो लोग हुकूमत में रह के किसी चीज़ की मुखालफत करते हैं, जब वो अपोजिशन में जब उनके ऊपर आती है तो वो हर चीज़ इस्तेमाल होती है। खतरनाक है, बिल्कुल ख़तरनाक है। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ एज ए पोलिटिकल पार्टी, देखें आपने मुस्लिम लीग नून और PDM की पॉलिटिक्स देखी पिछले 4 साल। अब इमरान खान साहब भी वही हर वो काम करेंगे जिससे उनको लगता है उनको सियासी फ़ायदा हो, वो अपने मुखालफिन का क्रेडिट ख़त्म कर सकें, वो एक बयानिया बना सकें, और वही वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें, मज़हब का इस्तेमाल इस मुल्क में होता है, अनफॉर्चुनेटली ख़तरनाक है। मोदी के यार को इंडिया दुश्मनी क्या पाकिस्तान में बिकती है, हमारा सारों का ख्याल है शायद ये नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी जैसी पार्टियां ये नारे नहीं लगाती रही? क्या मुस्लिम लीग नून ने कौन सा नारा नहीं लगाया? आखिरी तकरीर जब मरियम नवाज़ साहबा ने इस्लामाबाद में की, मुझे उस टाइम देखा हर दूसरा उनका जो रेलिवेंस किसी जुमले की थी वो मज़हब के साथ थी। अजान गलत पढ़ दी, फलाना गलत कर दिया। वो अपने ऑडियंस के मुताबिक फैसले करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सारे के सारे एक असूली सियासत करें। ये असूली सियासत नहीं करते, ना करेंगे। एक चीज़ हमें भी एहसास कर लेना चाहिए कि ये जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स पाकिस्तान की है, ये असूल से इसका कोई लेना देना नहीं। पावर पॉलिटिक्स है, किसी को गिराने के लिए, पावर में आने के लिए हर पोलिटिकल पार्टी जो हरबा इस्तेमाल कर सकती है। आखिर में एक कहता जाऊँ, यही लोग कहते थे हुकूमतों को टर्म पूरी करेंगे, मियाँ साहब कहते थे ना। शुरू हुए जुल्फिकार अली भुट्टो से, अपने तक आए कि कोई 2 साल बाद चला जाता है, 3 साल बाद चला जाता है, पहला मौका मिला हुकूमत गिरा दी। सो ये छोड़ दे इस चीज को कि कौन क्या बिलीव करता है, ये काक देखा कि कौन क्या करना चाहता है टू गेट इनटू पावर। मालिक साहब, क्विक कमेंट ऑन दिस, टाइम कम है मेरे पास। आपने कहा कि अदलिया पे भी बड़े कैलकुलेटेड तरीके से उन्होंने कल तनकीद की, लेकिन जो तनकीद एक हमने देखी थी, नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता उनके लहजे में सख्ती आती जा रही थी, चाहे वो जजेस के हवाले से हो, कह रहे थे कि बुग़्ज़ भरे जजेस हैं। आपके ख्याल में क्या प्रेशर बढ़ाने के लिए इमरान खान की टोन भी सख्त होती रहेगी, या जिस टोन में बात कर रहे हैं वही टोन रहेगी उनकी इदारों के हवाले से? मेरा ख्याल है बिल्कुल सख्त होगी। देखिए, इमरान खान साहब नाउ हैज नथिंग टू लूज। अब तो जो भी उनको है गेन ही करेंगे वो। और अब और एक चीज गवर्नमेंट थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रही है, हमारा बल्क यूथ का है। ये जो अंडर 30 के यंगस्टर्स होते हैं, इनमें उम्मीद और ये एब्स्ट्रैक्ट नोशंस बड़े अपील करते हैं। इमोशनल, इज्जत, गैरत, बराबरी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नोशंस हैं। खान साहब ने स्पेसिफिक से बहस ले गए हैं पर्सनैलिटीज़ पे कि मुझे कंपेयर करो
जरदारी साहब से, मुझे कंपेयर करो मौलाना फजल रहमान से, ही नोज ही लुक्स गुड, वो उस पे ले गए हैं, वो इस इन वेग चीज़ों पे ले गए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है और यूथ के अंदर ये अपील करती है। ठीक है, मेरे पास वक्त बिल्कुल आखिरी खत्म एक हो चीज गया कह है। दूं, मैं आई थिंक ही हैज प्लेंटी टू लूज। जो पॉपुलर सपोर्ट उनकी बन गई है ना, ही डजंट वांट टू लूज दैट पॉपुलर सपोर्ट। अभी उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र इसलिए नहीं किया कि उनको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत आगे भी पड़ सकती है, प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स। अगर उनको जब लगेगा ना आई हैव नथिंग टू लूज, फिर वो नहीं देखेंगे इदारा कौन सा है। सो अभी फिलहाल मेरा ख्याल है कि ही फील्स कि अभी उनको ऑल इन करना पड़ेगा। अभी नहीं, जब करना पड़ेगा वो ऑल इन कर देंगे। अभी उनको नहीं लग रहा कि वो ऑल इन करने का टाइम आया। वी विल कंटिन्यू दिस डिबेट। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अवैसी साहब। एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल कराची में जलसा किया, जो कि एक बड़ा जलसा था, और इस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपने साबिक कोalition पार्टनर्स एमक्यूएम पाकिस्तान को भी तनकीद का निशाना बनाया। इससे पहले एमक्यूएम पाकिस्तान भी अपने ही हलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद करती रही है कि कराची के हवाले से जितने वादे किए गए थे उतने वादे वफा नहीं हुए। अब एमक्यूएम पाकिस्तान क्या हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है, नून लीग की हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है या नहीं, और क्या जो तहरीक इंसाफ इस वक्त एहतजाज कर रही है, सड़कों पे लोगों को निकाल रही है बिलखुसूस कराची में, क्या ये असरअंदाज होगा एमक्यूएम पाकिस्तान के फैसले पर, उस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले, क्या एमक्यूएम पाकिस्तान कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रही है? देखें, हमें पीएमएलएन ने अप्रोच तो किया था इस हवाले से, और फिर खालिद भाई ने राब्ता कमेटी से भी कंसल्ट किया कि क्या करना चाहिए। तो वो प्रोसेस चल रहा है अभी। लेट्स सी, अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कोई। फाइनल डिसीजन इस बात पे नहीं हुआ कि कैबिनेट में शामिल होना है, या अगर शामिल होना है तो कौन सी वजारतें लेनी है? दोनों चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो शामिल होना है या नहीं होना, और अगर होना है तो फिर वो वजारतें होनी चाहिए जिससे कराची से रिलेटेड, अर्बन एरिया से रिलेटेड लोगों के मसाइल हल हों। तो लेट्स सी, अभी तक कोई तो अभी तक ये फैसला भी नहीं किया एमक्यूएम ने कि काबीना में शामिल होना है। मैंडेट खालिद भाई को मिल चुका है कि राब्ता कमेटी ने दिया है कि गो अहेड, मगर अभी पोर्टफोलियोज या उस पर कोई ऐसी डिस्कशन, क्योंकि अगर हर इत्तेहादी इतना वक्त लेगा तो वैसे ही एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, अभी तक काबीना तश्कील नहीं दी गई है। शहजाद, हमारी प्रायोरिटी ये है नहीं। हमारी प्रायोरिटी बहुत दफ़ा खालिद भाई बता चुके हैं, मैंने भी बात की है, सिंध से रिलेटेड जो हमारे बल्दियाती सिस्टम को मजबूत करने के हवाले से और दूसरे इश्यूज़ हैं जो हमारे लोगों के, वो हमारी प्रायोरिटी है। वो हल हो जाते हैं, हमारा एक बिल बन जाता है, बल्दिया मजबूत हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, तो हम आगे सोच सकते हैं। तो हमें इतनी जल्दी है भी नहीं कोई, किसी को अगर हो तो अलग बात। आपका तो एक एग्रीमेंट है, आप चाहते हैं कि वो उस पर इंप्लीमेंटेशन हो, लेकिन ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत को जल्दी है कि काबीना बने, और इसीलिए वो तमाम इत्तेहादियों से राब्ता भी कर रहे हैं। हमने उनकी तो मुश्किल आसान कर देना। इन गवर्नमेंट्स को पहले, इन सियासी जमातों को पहले भी जल्दी थी, मगर हमने अपना टाइम लिया। आपने देखा, हमने पीटीआई को छोड़ने में भी अपना टाइम लिया, सबसे कंसल्ट किया, जो बेहतरी हमें लगी, समझ में आई, वो डिसीजन लिया। और जब आप ये कहते हैं कि अगर हम काबीना में शामिल हुए तो वो वजारतें लेंगे जिससे हम अवाम को, खासतौर पे कराची के अवाम को फायदा पहुंचे, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता ठीक है ना। तो पोर्ट्स एंड शिपिंग एक होगी, वो पीटीआई ने भी आपको ऑफर की थी शायद आखिरी दिनों में। अभी हैं वो, जाहिर है पोर्ट्स एंड शिपिंग, 2 पोर्ट हैं कराची के, वो अपनी जगह अलग, मगर डिसीजन अभी हमने कैबिनेट में जाने का फाइनल नहीं किया है। जब तक वो नहीं होता तो पोर्टफोलियो भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। गवर्नर सिंध की ख्वाहिशमंद हैं आप लोग? ख्वाहिशमंद तो हम ना वजारतों के हैं ना गवर्नरशिप के हैं। हम ख्वाहिशमंद हैं कि हमारा इन लेटर इन स्पिरिट जो हमसे वादे किए गए हैं वो पूरे हो जाएं। उसके बाद वाला स्टेप है मेरा ये, चाहे वो वजारतें हों चाहे वो गवर्नरशिप हो। लेकिन क्या इस मौजू पे बात चल रही है कि गवर्नर सिंध का ओहदा जो है दिया जाए एमक्यूएम पाकिस्तान को? पीएमएलएन ने हमें ऑफर की है, ऑफर की है, और लेट्स सी अब राब्ता कमेटी क्या डिसाइड करती है। और अगर ऑफर किए तो आपके यहाँ से अगर हाँ होती है तो कौन बनेगा गवर्नर सिंध? ये तो राब्ता कमेटी पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि आपका भी नाम आ रहा है उसमें कि वसीम अख्तर साहब भी बन सकते हैं। वो तो जब से हम सियासत में आए मेरा नाम ही आ रहा है, मगर लेट्स सी। लेकिन अब तक मौका नहीं मिला। लेट्स सी क्या राब्ता कमेटी डिसाइड करती है, क्योंकि अब हम मिल के डिसीजंस लेते हैं, कंसेंसस से डिसीजंस लेते हैं। वो अब हमें कहीं फ़ोन नहीं करने पड़ते फाइनल अप्रूवल के लिए, तो हम सब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद है
पड़ी हुई है कि राइट डिसीजन लें हम कौम खुद के फैसला लिए। करें और दुरुस्त फैसला करें, दुरुस्त फैसला ये करें जिम्मेदारी कौम के अब लिए। सियासी जमातों पर आ गई है। Exactly। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो आप अभी तक सोचो गौर कर रहे हैं कि शामिल हो या ना हो, क्या इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर है? कल कराची में भी बड़ा जलसा किया उन्होंने, लोग निकल रहे हैं, तो क्या इस बात से आप खौफजदा हैं कि इस वक्त अगर आप हुकूमत का हिस्सा बन गए तो जो नैरेटिव इमरान खान आपके खिलाफ बना रहे हैं, दीगर पार्टी के खिलाफ बना रहे हैं, वो और मजबूत हो जाएगा? नहीं शहजाद, ऐसा नहीं है। अगर खौफजदा तो हम हैं नहीं, अल्लाह का शुक्र है। जब हम पीपल्स पीटीआई के साथ थे और वो बैगेज हम पे भी आ रहा था, एक वजारत के हवाले से हम कैबिनेट में थे पीटीआई के साथ, जब भी हम खौफजदा तो नहीं थे, परेशान ज़रूर थे कि पीटीआई का बैगेज 3.5 साल से हम पे है। जहाँ तक जलसे का ताल्लुक है शहजाद, ये जो आपने भी देखा, ये जो बाग जिना है, ये पहले मौलाना साहब भी भर चुके हैं इसको जलसे में, और एमक्यूएम ने तो सिर्फ खवातीन का जलसा किया था, इधर पैक कर दिया था। तो जलसों से आप अगर ये अक्स कर लें कि आगे कुछ होने वाला है, तो जलसे तो होते रहे हैं माजी में भी, और ये जिस तरह से जलसा हुआ था, कराची के लोगों को और एंटरटेनमेंट है नहीं। वो सहरी तक का टाइम गुजारना चाहते हैं कहीं ना कहीं। बंस रोड की जगह वो बराबर वाले पार्क में चले गए। यहाँ चले गए तो मुमकिन है कि आपके लोग भी चले गए हो जनून एंटरटेनमेंट के लिए। जब रमज़ान नहीं था, हाँ। तो जनून जैसे सारे वहाँ एक एक्टिविटी चल रही थी, तो कराची के लोगों को एक चाहिए। तो आप बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो एक नैरेटिव है इमरान खान का कि मेरी हुकूमत को एक साजिश के जरिए निकाला गया है, नैरेटिव की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे, और आपके ख्याल में ये फर्क नहीं डाल रहा है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा आपने बल्दिया के इलेक्शन में 3rd पोजीशन आई थी पीटीआई की, और जो नैरेटिव है कराची हैदराबाद शहरी इलाके नहीं बाय करेंगे, क्यों? इसमें हमने जब हम पीटीआई के साथ थे शहजाद, 8 मार्च को नो कॉन्फ्रेंस मूव हुआ है, 9 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब हैदराबाद में मौजूद थे, हम सबसे बड़े कोलिशन पार्टनर थे। हमसे कोई बात नहीं की कि साजिश, कोई लेटर, गद्दारी, कोई मुल्क दुश्मन, कोई साजिश, हमसे क्यों नहीं डिस्कस किया? उसके बाद फिर 29 मार्च तक इनके सारे बड़े ओहदेदार हमारे पास पार्लियामेंट लॉजेस में आते रहे, किसी ने ये डिस्कस नहीं किया। सबने पहला जिक्र 27 मार्च को किया था। उससे देखिए, पहले तो आप व्हाट अबाउट द कोलिशन पार्टनर्स, हमसे क्यों नहीं किया? हमसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम आपका साथ ना छोड़ें, तो हमें बताएं तो कौन गद्दार है, कौन सी साजिश हो रही है। हमें नहीं बताया, हमें सिर्फ ये बताते थे कि आप हमें छोड़ना नहीं, आप अपोजिशन का नहीं जाना। तो ये समझ में आती नहीं बात। मैं नहीं मानता उस साजिश को। अगर ऐसा है तो हमें बताएं, आज भी बताते हैं अगर, तो हम हो सकता है हम डिसाइड करें कुछ और। तो बता रहे, खुल के बता रहे, आप यकीन कर रहे हैं उनकी बात पर? नहीं, मैं अभी तक यकीन नहीं कर रहा। जब मेरे घर आने के बाद भी आपने नहीं बताया, और हमारे पार्लियामेंट लॉजेस में मेरे ख्याल में 7-8 मीटिंग्स हुई, उसमें आपके जितने बड़े जिम्मेदार थे, किसी ने डिस्कस नहीं की साजिश, तो मैं कैसे यकीन कर लूँगा? नंबर 2, आपके अपने लोग कहाँ हैं? आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपका साथ ना छोड़ूं? आपके तो अपने 20-22 लोग छोड़ चुके हैं आपको। आप उनको तो राजी करें, वो क्यों छोड़ रहे हैं आपको? आप मुझ पे आज जलसों में भी इल्जाम लगा रहे हो कि एमक्यूएम ने छोड़ दिया। एमक्यूएम में कल सियासी जमात है, कल आपके साथ इलेक्शन लड़ेगी, आपके खिलाफ। कल 2 अहम जो बातें की गई, फैसल वाडा साहब ने कहा कि आज के बाद एमक्यूएम को हम अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा 3.5 साल जिन लोगों के खिलाफ आप बात करते रहे, आज हम जाके बैठ गए। देखें, जो जिन साहब का आपने नाम लिया है, वो तो सर्टिफाइड झूठे साबित हो चुके हैं इस मुल्क में। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, डिस्क्वालीफाई हुए हैं। उनकी बात का मैं नहीं सीरियस लेता उनकी बात को। और कुरैशी साहब कह रहे हैं कि 3.5 साल आप उनके खिलाफ बात करते रहे, यानी कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अब उनके साथ जाके आप बैठ गए। आप सारी उम्र काफ के खिलाफ बात करते रहे, शेख रशीद के खिलाफ बात करते रहे, एमक्यूएम के खिलाफ बात करते रहे। आपको हमने हुकूमत बना के दी, आप 3.5 साल एमक्यूएम की बैसाखियों पे चले हो। तो एक बात करने से पहले सोच लिया करें। अगर आप समझते हैं कि जलसे में लोग सिर्फ सैर व तफरी की वजह से पहुंच गए, इनका जो बयानिया है वो भी मकबूल नहीं हो रहा है, तो वसीम साहब इस वक्त अगर कराची में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि फैसल सफजारी वगैरह तो कहते रहे, आप भी कहते रहे कि फौरी इलेक्शन आप लोगों की भी ख्वाहिश है, कितनी 21 में से सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी और एमक्यूएम को मिलेंगी? आपकी असेसमेंट क्या है? मैं समझता हूँ जो हमसे सीटें छीनी गई थी, वो चाहे वो प्रोविंशियल की थी और कौमी असेंबली की बता दें, वो हमें वापस मिलेंगी इंशाल्लाह। कितनी सीट्स जीत जाएगी एमक्यूएम? मेरी अपनी सोच है, जो कैलकुलेशन है, हम 10 से 12 सीटें वापस लेंगे अपनी सीट। 10 से 12 सीटें वापस लेंगे इंशाल्लाह। यानी 6 ऑलरेडी हैं जो छीनी थी इन्होंने 14 में से। जी, जो हमसे छीन के इनको दी गई थी और इन्होंने आराम से हुकूमत बनाई थी। सही। हमारी साहब इलेक्शन हमारे ये 7 वोट नहीं थे शहजाद, हम
उन 14 को भी ऐड करते हैं इसके अंदर। 14 जो हमारा हिस्सा जो बनता था पीटीआई के साथ, 7 तो हमने दिए, ये 14 भी हमारी ही थी। 14 + 7 तो इनकी गवर्नमेंट बनी थी। सही। अब मुझे ये बताइएगा वसीम अख्तर साहब कि आप चाहते हैं फौरी इलेक्शंस हो या असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे? कंसेंसस से ही इसको फैसला किया जाएगा। सारी जमातें शामिल हैं इसमें। पीटीआई अपना PMLN है, जब अपना मौलाना साहब हैं, पीपल्स पार्टी है, हम हैं और दूसरे हमारे दोस्त हैं जमातों के, वो मिलके ही फैसला करेंगे कि आगे इस पर जाना चाहिए या जल्द इलेक्शन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।